हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। मैनेजर बैंड वन का जॉब रोल क्या होता है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप मैनेजर बैंड वन ग्रेड पे सिलेक्ट होते हो तो आपकी जॉब रोल क्या रहेगी, आपका डेली वर्क क्या रहेगा एंड आपकी सैलरी कितनी रहेगी, कैसा ग्रोथ रहता है और क्या इसमें भी आपका सेल्स का टारगेट रहता है, सेल्स का प्रेशर रहता है या फिर इस प्रोफाइल पे आपको टीम हैंडल करने के लिए दिया जाता है, आप कोई छोटा सा टीम मैनेज करते हो। वो सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी बैंक में मैनेजर बैंड वन होता कौन है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर कोई मैनेजर है तो उसको एसी केबिन मिलेगा या फिर ऑफिस वर्क रहेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। अब मैनेजर बैंड वन एक मिड लेवल पोस्ट है, ये कोई एंट्री लेवल पोस्ट नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा सीनियर लेवल पोस्ट है। ये एक मिड मैनेजर लेवल पोस्ट है। एंड एम1 के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन टाइप होते हैं जैसे कि सेल्स मैनेजर बैंड वन। तो यहाँ पे आप बैंकिंग के प्रोडक्ट को सेल करते हो, आप सेल्स टारगेट अचीव करते हो, बैंक को रेवेन्यू जनरेट करके देते हो। एंड दूसरा होता है ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर बैंड वन। एंड यहाँ पे आप बैकएंड की चीज़ों को देखते हो, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की चीज़ों को देखते हो, जैसे कि ऑडिट मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया या फिर कैश हैंडलिंग एंड केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। एंड इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजर M1 आता है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन पोस्ट है एंड सबसे ज़्यादा आपको यही पोस्ट ऑफर की जाती है। फिर नेक्स्ट होता है क्रेडिट रिस्क मैनेजर M1 या फिर उसके बाद फिर ऑडिट मैनेजर M1, ये सारी पोस्ट होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन पोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा आपको ऑफर किया जाता है, वो रिलेशनशिप मैनेजर M1 होता है। एंड हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनली आपको यही पोस्ट मिलता है, तो इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। एंड बाकी जो M1 की प्रोफाइल्स है उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर M1 की पोस्ट पे अगर आपको ऑफर किया जाता है, तो आपका जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहेगा। आपको आपके बैंक के सारे कस्टमर्स के साथ एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाना होगा, ताकि जब भी बैंकिंग की कोई नीड हो तो आपके कस्टमर आपके ही बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करें। इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर्स आपके बैंक के लिए ज़्यादा लॉयल रहेंगे एंड वो आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, फिर जो भी नीड्स होगी वो आपसे ही लेंगे। एंड आपके कस्टमर की सारी क्वेरीज को सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उससे डील करना एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, ये आपका जॉब रोल होता है। तो इसमें आप अपने कस्टमर को कॉल करते हो, आप फॉलोअप्स लेते हो, आप मीटिंग फिक्स करते हो, जो भी कस्टमर्स के डाउट्स होते हैं, जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, आप उसको हैंडल करते हो, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हो। एंड दूसरा जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेशन। अगर आप बैंक में काम कर रहे हो, अगर आप रिटेल बैंकिंग में हो, ब्रांच बैंकिंग में हो, तो आप सेल्स से बच नहीं सकते हो। तो मैनेजर बैंड वन के पोस्ट पे भी अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपका इसमें सेल्स टारगेट होता है, सेल्स प्रेशर होता है। तो इसमें भी आपको बैंकिंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने पड़ते हैं, आपको इसमें अकाउंट्स खुलवाने पड़ते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में भी आपको डील करना पड़ता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, SIP या फिर कोई वेल्थ प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर लोन प्रोडक्ट जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन। क्रेडिट कार्ड को सेल करना, प्रीमियम कार्ड्स जो होते हैं उसको सेल करना या फिर FD करवाना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स होती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है आपका, वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि बैंक ने आपको 300 क्लाइंट्स या फिर 500 क्लाइंट्स के अकाउंट्स आपको असाइन कर दिए हैं, तो उस पर फॉलोअप्स लेना, उसको मैनेज करना, वो आपका जॉब रोल होता है। तो आप ट्रैक करते हो कि कौन से अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने वाला है, तो फिर आप रिन्यूअल के लिए बोलते हो। किस क्लाइंट को आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस आप अपसेल कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का FD मैच्योर होने वाला है, तो आप क्लाइंट को कॉल करके बोलते हो कि सर आपका FD अगले वीक मैच्योर हो जाएगा, तो फिर क्लाइंट बोलता है ठीक है हम इसको रिन्यू कर लेंगे। तो ऐसे करके आप क्रॉस सेल, अपसेल एंड सेलिंग करते हो। अगर किसी के अकाउंट में ऑलरेडी बहुत सारा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो फिर आप FD करने के लिए बोलते हो या फिर उसको इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हो। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपकी, वो होता है क्रॉस सेलिंग करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई कस्टमर है, उसका ऑलरेडी अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो फिर आप क्रॉस सेल करते हो FD के लिए, इंश्योरेंस के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए। क्योंकि कस्टमर जितना ज़्यादा आपके बैंक के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, उतना ही बैंक के लिए रेवेन्यू वो जनरेट करेगा। तो अगर कोई कस्टमर आपके पास अकाउंट खुलवाने के लिए आता है, तो उसको क्रेडिट कार्ड पिच करना, इंश्योरेंस पिच करना, म्यूचुअल फंड के लिए बोलना, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है कस्टमर एक्विजिशन। अब आपको कस्टमर तो असाइन कर दिए गए, बहुत सारे आपको अकाउंट्स एंड पोर्टफोलियो भी आपको असाइन कर दिया गया है, लेकिन आपको खुद से नए कस्टमर्स भी बनाने पड़ते हैं। न्यू कस्टमर एक्विजिशन का भी आपका जॉब रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिजनेस ओनर से मीट करते हो, तो उसको करेंट अकाउंट के लिए बोलना, बिजनेस कार्ड के लिए बोलना, या फिर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी अकाउंट के लिए बोलना, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है। तो बैंक आपको कुछ कस्टमर्स के डेटास भी प्रोवाइड करती है, अब उसके ऊपर तो काम करते ही हो, लेकिन आपको खुद से नए कस्टमर्स भी आपको एक्वायर करने पड़ते हैं। तो अगर मैं डेली वर्क लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले जब आप बैंक जाओगे तो मॉर्निंग में आप पहले अपना लॉगिन करोगे, उसके बाद फिर अपना ईमेल चेक करोगे, अपना डैशबोर्ड चेक करोगे एंड सेल्स का टारगेट कितना है वो रिव्यू करोगे। अगर पिछले दिन के कोई कस्टमर्स है तो उसको फॉलोअप करोगे,
करोगे। एंड मिड डे में आप अगर आपका कोई क्लाइंट का विजिट है, कोई अपॉइंटमेंट है तो उसको विजिट करने के लिए जाओगे। ब्रांच में जो वॉक इन कस्टमर्स आते हैं आप उसको हैंडल करोगे। अगर उसको आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हो तो फिर आपका वो भी जॉब रोल रहेगा। एंड इवनिंग में फिर आप रिव्यू करोगे कि आपने कितना सेल्स का टारगेट किया है, कितना अचीव किया है, कौन से क्लाइंट्स हैं जो जिसको आप अगले दिन विजिट करने वाले हो। एंड मॉर्निंग में अगर कोई फॉलोअप्स बच जाता है तो फिर आप उसको इवनिंग में करोगे। एंड जो भी आपका रिपोर्ट होगा वो अपने मैनेजर को आप सबमिट करोगे। तो कुछ इस टाइप का ही आपका डेली वर्क लाइफ रहेगा। तो अब टारगेट प्रेशर की बात करते हैं कि इसमें आपका कितना सेल्स का टारगेट रहता है एंड कैसा सेल्स प्रेशर रहता है। तो इसमें आपका सेल्स का जो टारगेट रहेगा वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है, या फिर आपको कोई एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, आपको उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट टारगेट दे दिया जाए तो आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें में आप डील करोगे एंड इसका आपका सेल्स का टारगेट रहेगा। या फिर अगर आपको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट दे दिया जाता है तो फिर आप उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर जो अदर इंश्योरेंस होते हैं आप उसमें डील करोगे। बट मोस्टली जो भी डिपार्टमेंट आपको दिया जाता है उसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट आपको सेल करने पड़ते हैं, जैसे कि अकाउंट्स ओपन करवाना, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड को सेल करना, या फिर FD करवाना, फिर रिकरिंग डिपॉजिट करवाना। तो जितने ज़्यादा आप मल्टीपल प्रोडक्ट को सेल करोगे उतना ही बैंक को रेवेन्यू जनरेट होगा। एंड जितना ज़्यादा आप बैंक के लिए रेवेन्यू जनरेट करोगे बैंक उतना ही ज़्यादा आपको प्रमोशन एंड आपको अदर बेनिफिट्स देगा। तो या तो कंप्लीटली आप कोई एक डिपार्टमेंट आपको दे दिया जा सकता है, आप उसमें डील करोगे, या फिर जो भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं आपको सब में एक्टिवेशंस करना पड़ेगा। तो इसमें सेल्स का टारगेट तो ऑफकोर्स रहेगा। एंड सेल्स प्रेशर की अगर बात करें तो अगर आप बैंक में अगर आप एंट्री लेवल पोस्ट पे भी जाते हो तो उस पर भी सेल्स का प्रेशर रहता है बहुत। तो ये तो फिर भी मिड लेवल पोस्ट है, मैनेजर लेवल पोस्ट है, तो इसमें भी आपका सेल्स का प्रेशर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैनेजर बैंड 1 ग्रेड पे हो तो फिर आपको AC केबिन मिलेगा एंड आप उसमें बैठ के काम करोगे एंड आपका कोई फील्ड विजिट नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ब्रांच में काम रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी आपको सेल्स करना पड़ेगा, सेल्स टारगेट आपको अचीव करना पड़ेगा, आपको फील्ड विजिट करना पड़ेगा, कस्टमर से मीटिंग करना पड़ेगा, फॉलोअप्स करना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। एंड कुछ केस में आपको एक छोटा सा टीम भी लीड करने के लिए दे दिया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई जूनियर इंप्लॉइज है तो उसको ट्रेनिंग देना, या फिर वो कैसा काम कर रहा है उसका रिपोर्टिंग करना। तो ये सारे भी आपकी जॉब रोल्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो अब सैलरी की बात करते हैं कि अगर आप मैनेजर बैंड 1 लेवल पे होते हो तो फिर आपका क्या सैलरी रहता है। तो देखो सैलरी बहुत ज़्यादा डिफर करता है बैंक टू बैंक। अगर आप HDFC बैंक में M1 हो तो आपका सैलरी डिफरेंट होगा, या फिर अगर आप ICICI में हो, एक्सिस बैंक में हो तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। एंड फिर लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अर्बन सिटीज़ से हो, रूरल सिटीज़ से हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ मैटर करता है आपके सैलरी के लिए। तो सैलरी बहुत ज़्यादा डिफर करता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करूँ तो आपका जो एवरेज CTC रहेगा वो 6 लाख पर एनम से लेके 10 लाख पर एनम तक रहेगा। एंड इससे आप कम ज़्यादा भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन मोस्टली जो आपका एवरेज सैलरी होता है वो इसी कैटेगरी में होता है। लेकिन जैसा कि एक सेल्स का प्रोफाइल है तो इसमें आपका इंसेंटिव बहुत अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा आप सेल करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट में एक्टिवेशन करोगे उतना बेटर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इन हैंड सैलरी 40,000 है तो आप इंसेंटिव से आप एक्स्ट्रा 20,000 30,000 भी आप अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप बेटर आप सेल्स करोगे तभी फिर आपको इंसेंटिव मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है तो फिर आपको म्यूचुअल फंड सेल करने होंगे, इंश्योरेंस करवाना होगा, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज को आपको सेल करने होंगे। एंड अगर कैरियर ग्रोथ की बात करें तो इस प्रोफाइल पे जब आप सिलेक्ट होते हो तो इसके बाद आपका एक अच्छा कैरियर ग्रोथ होता है, क्योंकि मैनेजर बैंड 1 ऑलरेडी एक मिड लेवल पोस्ट है। तो इसके बाद जब आप प्रमोट होगे तो आप सीनियर लेवल पोस्ट पे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप M1 हो तो फिर उसके बाद आप M2 बनोगे, या फिर आप सीनियर मैनेजर बनोगे, या फिर उसके बाद फिर आप ब्रांच मैनेजर बनोगे। ऐसे करके आपका ग्रेड एंड आपका डेसिग्नेशन बढ़ता रहता है। एंड जितना ज़्यादा अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, जितना बेटर आप सेल्स करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे कस्टमर को सर्विस दोगे, उतना ही जल्दी आपका प्रमोशन होगा। तो कैरियर ग्रोथ भी इसमें अच्छा रहता है, तो फिर आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है एंड कौन कौन एलिजिबल है। तो इसका जो सबसे मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो बैचलर्स होता है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एंड मोस्टली जो कॉमन डिग्री से लोग एक्सेप्ट करते हैं वो BCom, BA या फिर BBA, BSc, ये सारी डिग्रीज को एक्सेप्ट करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपका MBA है तो फिर बैंक आपको ज़्यादा प्रीफर करती है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका MBA होना ही चाहिए, आप ग्रेजुएशन करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है एंड मिनिमम जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा वो 2 ईयर्स से लेके 4 ईयर्स या 6 ईयर्स रिक्वायर्ड होगा। एंड अगर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस रहता है, जैसे कि आप पहले किसी बैंक में सेल्स प्रोफाइल पे थे एंड उस पर आप 2 साल 4 साल काम किए हो, तो फिर आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एंड इस प्रोफाइल को ज्वाइन करने के लिए आपका ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपका ज़्यादा सेल्स, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, ये सारी स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है।
तो जितना ज़्यादा आपके पास सेल्स स्किल आपके पास रहेगा, जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, जितना ज़्यादा आपका नेगोशिएशन स्किल्स अच्छा होगा, उतना बेटर आप परफॉर्म करोगे। कस्टमर कन्विंसिंग स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, ये सब जितना बेटर रहेगा उतना ही आप बेटर परफॉर्म करोगे। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको ये प्रोफाइल को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको ये प्रोफाइल ऑफर होती है तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका सेल्स का टारगेट रहता है एंड आपका हाई सेल्स प्रेशर रहता है। तो अब आप इस प्रोफाइल को तभी ज्वाइन करना जब आप ऑलरेडी आप सेल्स कर रहे हो, तो आपको पहले से आइडिया होगा कि सेल्स में कितना प्रेशर होता है, किससे टारगेट अचीव किया जाता है, तो फिर उसके बाद आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, मीटिंग्स करना अच्छा लगता है, या फिर आपको प्रेशर हैंडल करना अच्छा लगता है, चैलेंजेस आपको लेना अच्छा लगता है, तो फिर आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेल्स का प्रोफाइल पसंद ही नहीं है, या फिर आपको जीरो सेल्स टारगेट वाला प्रोफाइल चाहिए, तो फिर ये प्रोफाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपका हेवी सेल्स टारगेट एंड हेवी सेल्स प्रेशर होता है। अगर आपको नो सेल्स प्रेशर या फिर नो सेल्स टारगेट वाला जॉब चाहिए, तो फिर आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा कुछ सेल्स का टारगेट या प्रेशर नहीं होता है। एंड इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। कभी कभी बैंक के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे भी वैकेंसीज निकलती है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो जॉब बोर्ड्स होते हैं जैसे कि naukri.com, लिंक्डइन या फिर इंडीड, वहाँ पे भी वैकेंसी शेयर की जाती है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो फिर आप उसमें धीरे धीरे करके आप प्रमोट हो सकते हो मैनेजर बैंड 1 पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंक में सेल्स ऑफिसर पे सिलेक्ट होते हो, तो उसमें पहले आप काम करते हो, फिर आप रिलेशनशिप मैनेजर बनते हो, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर या डिप्यूटी मैनेजर बनते हो, एंड उसके बाद फिर आप प्रमोट होकर मैनेजर बैंड 1 बनते हो। तो ये भी एक तरीका है। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर हो, आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो फिर आप किसी दूसरे बैंक में स्विच करते हो एंड वहाँ पे आप मैनेजर बैंड 1 पे सिलेक्ट हो जाते हो। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप इस पोस्ट पे सिलेक्ट हो सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो मैनेजर बैंड 1 ग्रेड के बारे में, क्योंकि मोस्टली बैंक में जो आपको ऑफर की जाती है, अगर आपको M1 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है, तो आपको रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल ही ऑफर की जाती है। एंड इसके अलावा अगर आपको M1 ग्रेड किसी और डिपार्टमेंट में ऑफर किया गया है, जैसे कि रिस्क डिपार्टमेंट में या फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको डिटेल में इसकी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।